चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि से यदि पुलिस आरक्षक में आया प्रश्न तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप पूरी तरीक़ा से ध्यान लगा के सुनते रहिए। ये जो नोट्स है ये मैं आपको वो जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से सभी तक पहुंच जाएगा। आपका काम है केवल समझना, कैसे प्रश्न आते हैं उनको हल आपसे बनने चाहिए। तो ये जो ग्रंथि पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ग्रंथि की परिभाषा जानना है। हालांकि परिभाषा से प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है। तो देखिए, हम ग्रंथि किसे कहेंगे, तो परिभाषा, पहला परिभाषा ये है, मानव शरीर का वह अंग जो हार्मोन, रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन करे उसको क्या कहते हैं, ग्रंथि। मानव शरीर के वे अंग जो हार्मोन्स का, रस का, एंजाइम का उत्सर्जन करे तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्रंथि। दूसरा परिभाषा ये जानना है, अंगों या ऊतकों का वह समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए एवं शरीर से बाहर करे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रंथि। ये परिभाषा। अब प्रश्न आता है कि ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो ग्रंथि है 3 प्रकार के होते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अब 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं तो उन ग्रंथियों का नाम क्या है, नाम जानना है। तो देखिए, 3 प्रकार के होते हैं ग्रंथि। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथियां 3 प्रकार के होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अब इसके बारे में, इनके बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछा गया है तो इसको कैसे आप याद रखोगे। देखो इधर, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अ से अंतःस्रावी ग्रंथि और अ से जानना है अभाव। क्या जानना है, अभाव। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, किस ग्रंथि में नली का अभाव होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली का क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं पाई जाती। अभाव है मतलब क्या जी, कमी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे लंबे समय तक, अ से अंतःस्रावी ग्रंथि और अ से क्या जी, अभाव। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली का अभाव होता है। अब नली का अभाव होगा तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा उस नली के कारण, नली नहीं है उसके कारण। तो इसको अंतःस्रावी ग्रंथि का अन्य नाम है नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड। क्यों ऐसा बोला जाता है इसको, क्योंकि इस ग्रंथि में नली नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में किसका उत्सर्जन होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होगा, हार्मोन्स का। अब इसमें हार्मोन्स को बाहर निकलने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई नली पाया नहीं जाता है। अर्थात ये जो हार्मोन्स है वो किस में मिले रहेंगे जी, ब्लड में मिले रहेंगे। किस में मिले रहेंगे, ब्लड में। याद रखना है किस ग्रंथि में नली का अभाव होता है, तो अंतःस्रावी। नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहते हैं, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं, तो किसका उत्सर्जन करते हैं, हार्मोन्स का। दूसरा जानना है बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं पाया जाता है, नली का अभाव होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाएगा। नली क्या होगा, यहाँ पर पाया जाएगा। और नली पाया जाएगा इसलिए इसको बोला जाता है नलिका युक्त ग्रंथि। क्या बोला जाता है, नलिका युक्त। अब ये जो बहिस्रावी ग्रंथि में किसका उत्सर्जन होगा, तो बहिस्रावी ग्रंथि में रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, रस एवं एंजाइम। तो ये जो रस और एंजाइम है ये मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आंसू बाहर निकलता है जी, बहिस्रावी के। जैसे कि पसीना बाहर निकलता है, बहिस्रावी। दूध बाहर निकलता है, बहिस्रावी ग्रंथि का। लार बाहर निकलता है, बहिस्रावी का ग्रंथि है ना। क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाएगा तो उसको बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि में क्या जानना है, ये दोनों का रूप है।
नली पाया भी जाता है और नली नहीं भी पाया जाता। तो मिश्रित ग्रंथि को बोला जाता है नलिका विहीन एवं नलिका युक्त दोनों का मिश्रण बोला जाता है। ये जो मिश्रित ग्रंथि में किसका उत्सर्जन होगा, तो ये दोनों का रूप है, मतलब कि इसमें हार्मोन्स का भी उत्सर्जन होगा, रस का भी उत्सर्जन होगा और एंजाइम का भी उत्सर्जन होगा। याद रख लेना है, अंतःस्रावी में हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, बहिःस्रावी में रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन होता है, ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि में तीनों का उत्सर्जन होगा। अब हमें तीनों में कितना कितना पढ़ना है, तो अंतःस्रावी में 9 ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, बहिःस्रावी में 7 ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, और ये मिश्रित ग्लैंड में 1 के बारे में पढ़ना है। कितने के बारे में पढ़ना है? 1। अब वो 1 क्या है? अग्नाशय। 1 क्या है? अग्नाशय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें नली का अभाव होता है, नलिका विहीन ग्रंथि, इसके 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है या निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसको हल करने के लिए आपको 9 के 9 ग्रंथि पता होने चाहिए, ठीक है। तो सिर से चालू कर रहा हूं मैं। मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन से, केवल नाम सुनो अभी। एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि और तीसरा पिनियल काय ग्रंथि। मस्तिष्क में कितने? 3। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल काय ग्रंथि। गले में 2 थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड। गले में 2 थायराइड और पैरा, 3 और 2 कितने हो गए? 5। सीना में 1 थाइमस ग्रंथि। सीना में 1 क्या? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद पेट, उदर गुहा में 1 अग्नाशय। अंतःस्रावी का भी उदाहरण में आएगा, बहिःस्रावी के उदाहरण में आएगा, लेकिन मुख्य रूप से हम उसको किसमें पढ़ेंगे? मिश्रित ग्रंथि। उदर गुहा में 1 अग्नाशय। उसके बाद किडनी, वृक्क के पास 2, एक तो अधिवृक्क ग्रंथि और एक लैंगिक जनन ग्रंथि, गोनेड्स ग्लैंड, ठीक है। फिर से सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? मस्तिष्क में 3 हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल काय। गला में 2 थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। सीना में 1 थाइमस ग्रंथि, उदर गुहा में 1 अग्नाशय और किडनी के पास 2, एक तो अधिवृक्क ग्रंथि और एक लैंगिक जनन ग्रंथि। इस प्रकार से 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 और 2 कितना? 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, उन तीनों का नाम पहले जो बोला हो। एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि और तीसरा पिनियल काय ग्रंथि, ठीक है। तो इनमें से और क्या जानना है, ये जो मस्तिष्क में 3 ग्रंथि पाई जाती है, उसमें से सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि होता है। सबसे छोटा 1 लिखा हो, मतलब कि सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि। लेकिन अब तक जितने भी बार पूछे गए हैं, पिनियल काय ग्रंथि को ऑप्शन में ही नहीं देता है। तो याद रख लेना है, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे अब पिनियल काय ग्रंथि नहीं हो तो आपको लेना है पीयूष ग्रंथि को लेना है। किसको लेना है? संभावना है पीयूष ग्रंथि ही पूछा जाएगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पर सबसे छोटा 2 लिखा हो, तो 2 बातें, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो ऑप्शन में पिनियल काय ग्रंथि खोजना है। पिनियल काय ग्रंथि नहीं है, उस स्थिति में किसको लेना है? पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गला में दो कौन कौन से? एक तो थायराइड, एक क्या जी? थायराइड ग्रंथि, और दूसरा क्या? पैराथायराइड। तो ये जो थायराइड गले में जो पाई जाती है, वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटा पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि, पिनियल काय ग्रंथि नहीं है तो पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि। नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि।
उसके बाद सीना में एक कौन सा, थाइमस ग्लैंड, उदर गुहा में एक अग्नाशय, वृक्क के पास दो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा गोनेट्स ग्लैंड लैंगिक जनन ग्रंथि। तो यहाँ से जो पूछा गया प्रश्न है वो नोट करके यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखो क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक ग्रंथि पाई जाती है? तो मानव शरीर के मस्तिष्क में सर्वाधिक ग्रंथि पाई जाती है। और कितना ग्रंथि है? 3। मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल काय। अब मस्तिष्क आगे पढ़ाऊंगा तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो ये जो सर्वाधिक ग्रंथि है मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो 3 ग्रंथि के नाम याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल काय ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे पहले उत्तर खोजना है पिनियल काय ग्रंथि, लेकिन पिनियल काय ग्रंथि ऑप्शन में नहीं रहता है। अब तक जितने भी बार आप एमसीक्यू हल करोगे तो पता चलेगा उत्तर किसको लिया गया है, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो क्या लेना है, थायराइड ग्रंथि। क्या लेना है, थायराइड ग्रंथि। आगे सबसे, अब अंतःस्रावी में छोटा और बड़ी देख लिए तो बहिस्रावी में भी छोटा और बड़ा होगा जी। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो लीवर, क्या हो जाएगा उत्तर, लीवर। अब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो टीयर ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अश्रु। अब ये जो आंसू है शरीर से बाहर निकलता है कि नहीं, निकल जाता है, इसलिए ये किसका उदाहरण है, बहिस्रावी ग्रंथि का। किसका उदाहरण है, बहिस्रावी ग्रंथि का। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सारे के बारे में डिटेल से कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो देखिए हाइपोथैलेमस नाम अंग्रेजी में लिखा है ऐसा मत समझ लें, हिंदी में भी वही नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यदि हिंदी में भी लिखूं तो इसको ऐसे लिखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसका सबसे पहले तो अन्य नाम जानना है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के 2 अन्य नाम हैं, एक तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और दूसरा सुपर मास्टर ग्लैंड। देखो मास्टर ग्रंथि पूछा जाए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं पूछा गया प्रश्न है। तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको बोलते हैं, पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? तो उसका कारण यह है कि अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मास्टर ग्रंथि का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर सुपर मास्टर ग्लैंड। जैसे कि स्टूडेंट को, छोटे बच्चे को नियंत्रित करता है मास्टर, अब मास्टर को जो नियंत्रित करता है उसको बोलेंगे मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल। समझ में आया? जैसे कि सिंपल सा उदाहरण, मैं आप लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मास्टर ग्रंथि कहलाऊंगा, पीयूष ग्रंथि। अब मान लो मुझे घर वाली कंट्रोल कर रही है तो मेरी घर वाली क्या कहलाएगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड। समझ में आया? तो बच्चों को नियंत्रित करता है टीचर, तो टीचर को मास्टर ग्रंथि बोल सकते हो। और जो टीचर को नियंत्रित करेगा वो हेड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर क्या, सुपर मास्टर। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के 2 अन्य नाम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और सुपर मास्टर ग्लैंड। याद रख लेना है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये मस्तिष्क का भाग है और एक ग्रंथि है। तो मस्तिष्क के भाग के रूप में, एज ए ब्रेन के रूप में इसका कार्य क्या है,
और ग्रंथि के रूप में इसका कार्य क्या है? तो देखिए, मानव शरीर के भूख, प्यास, दर्द, प्यार, नफरत, इन सब का अनुभव कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में ना, मस्तिष्क का भाग। जैसे कि ये भूख, प्यास, दर्द, प्यार, नफरत, ठीक है। जैसे कि इसको लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे? हमें बहुत ज्यादा भूख लगता है तो हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? हाय अबड़ भूख लागा थे, हाय अबड़ प्यास लागा थे, हाय अबड़ पिरा थे, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये जो भूख, दर्द, प्यास, प्यार, नफरत, इन सब का अनुभव कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। दूसरा, ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती। तो ग्रंथि के रूप में इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है जी? अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं? हार्मोन्स का। जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि है वो रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। अब वो हार्मोन्स का कोई ना कोई नाम होगा, अब कुछ ना कुछ काम होगा। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नाम है, ये हाइपोथैलेमस जिस हार्मोन्स का उत्सर्जन करता है उस हार्मोन्स का नाम है TRH। क्या नाम है? TRH। अब TRH का फुल फॉर्म नाम क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH का फुल फॉर्म नाम क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब TRH हार्मोन्स का काम क्या है? तो TRH हार्मोन्स का काम है मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। मानव शरीर के तापमान को क्या करती है? यह नियंत्रित करती है। अब मानव शरीर का तापमान यदि डिग्री में पूछा जाए तो लगभग कितना होता है? 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है जी? 98.6 फ़ारेनहाइट। इतने के आसपास में शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित। कौन से ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? ग्रंथि पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स पूछा जाए तो TRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? TRH हार्मोन। देखो, वो जो बात बोला हूं वो सब यहाँ पर लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। देखो, सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। देखो, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इतना आपको जानना था हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। अब दूसरा पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या चीज जानना है आपको? इधर ध्यान से सुनिए पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखो, पीयूष ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि है मस्तिष्क में पाई जाती है। अब अग्र मस्तिष्क में, अब अग्र मस्तिष्क में एग्जैक्ट जगह पूछ दिया है, एग्जैक्ट जगह। तो पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक स्थान में होती है। कौन से स्थान में? सेला टर्सिका। पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क है, ये तो दिमाग में बैठ गया। लेकिन मस्तिष्क में मस्तिष्क के कौन सा भाग पूछा जाए तो अग्र भाग। अब एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो सेला टर्सिका नामक स्थान पे। कौन सा स्थान में? सेला। तो ये जो पीयूष ग्रंथि की स्थिति है मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक स्थान में पाई जाती है। दूसरा, पीयूष ग्रंथि का आकार पूछा गया है। तो पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के समान। किसके समान होता है? मटर के समान। पीयूष ग्रंथि का आकार किसके समान होता है? मटर के समान। देखो, पीयूष ग्रंथि के बारे में ये भी बातें दिमाग में बैठ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि, और दूसरे नंबर में क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम, तो पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम है मास्टर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड जी? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अधिकांश ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। लगभग 11 ग्रंथियों का कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि। तो ये जो 11 ग्रंथि नहीं जानोगे, लेकिन उन सभी को जानना है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ऑप्शन में ग्रोथ हार्मोन नहीं रहेगा, उसका अन्य नाम को देता है
ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का अन्य नाम है सोमेटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोसिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोसिन हार्मोन देगा ऑप्शन में ना, ग्रोथ हार्मोन नहीं देगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन देगा तो नाम से ही ग्रोथ करवाएगा, लंबाई में वृद्धि करवाएगा। किसमें वृद्धि करवाएगा जी? लंबाई में वृद्धि। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन ना दे के वो कौन सा ऑप्शन में लिखा रहेगा? सोमेटोसिन हार्मोन। सोमेटोसिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है? तो कार्य है लंबाई में क्या करना? वृद्धि करना। अब सिंपल सी बात, जिस व्यक्ति के शरीर में सोमेटोसिन हार्मोन की कमी हो, अल्प स्त्रावण हो, कमी हो, अल्प स्त्रावण हो, तो उसका शरीर बौनापन रहेगा, लंबाई में क्या रहेगा? छोटा रहेगा, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नाटा, नाटी, ठुसकी, ठुसका, ये बोलते हैं ना। तो सोमेटोसिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तो लंबाई में क्या होगा? कमी होगा, अर्थात व्यक्ति कैसा होगा? बौनापन। जिस व्यक्ति के शरीर में सोमेटोसिन हार्मोन की अधिकता है, उसका शरीर, उसका कद काठी बहुत लंबा होगा, भीम के जैसे होगा, ग्रेट खली के जैसे होगा, लंबू होगा, अमिताभ बच्चन होगा। तो इसके अतिश्रावण से क्या होता है? लंबापन होता है, शरीर भीमकाय होता है, द ग्रेट खली के जैसे होता है। इतना सिंपल याद रखोगे। अब देखो दूसरा हार्मोन के बारे में जानना है। दूसरा हार्मोन जानना है ACTH। क्या जानना है? ACTH। अब ACTH का फुल फॉर्म नाम जानना है, तो ACTH का फुल फॉर्म नाम एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म नाम एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब देखो ये हार्मोन किसको नियंत्रित करता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करेगा? एड्रिनल ग्रंथि। आगे आएगा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करेगा। और यह किशोरावस्था को नियंत्रित करेगा। किसको नियंत्रित करेगा? किशोरावस्था को। उसके बाद जानना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो सामान्यतः फीमेल में होता है। किस में होता है? फीमेल में। मान लेते हैं किसी मेल में इसकी अधिकता हो गया, मेल में अधिकता हो गया, तो मेल में अधिकता हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लव हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। और जिस लड़के के में अधिकता होगा उस लड़के को बार बार वो प्यार वार के चक्कर में पड़ेगा, जगह जगह कुटाएगा, आशिक मिजाज टाइप से रहेगा। जिस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीटोसिन की हार्मोन्स की अधिकता है तो उसमें लव हार्मोन्स की अधिकता है और व्यक्ति जगह जगह कुटाएगा जी। समझ में आया? या यदि फीमेल में इसकी अधिकता हुआ, ये फीमेल वाले को फीमेल में अधिकता हुआ, तो एक तो जानना है इसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है। बर्थ हार्मोन क्योंकि बच्चे को जन्म में सहायता करती है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बच्चे के जन्म में सहायता करती है, इसलिए एक नाम इसका क्या है? बर्थ हार्मोन। अब देखो बच्चा जन्म देता है, उससे पहले माँ को एक पीड़ा होती है जिसको लेबर पेन कहते हैं, प्रसव पीड़ा। लेबर पेन मतलब क्या? प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा को कम करने वाली हार्मोन कौन सी है? ऑक्सीटोसिन। कौन सी है? ऑक्सीटोसिन। अब बच्चा पैदा हो गया तो माँ के में दूध का निर्माण करती है, दूध बनाने में क्या होती है? सहायक। बहुत से माँ ऐसे देखे हो जो बच्चे के जन्म के बाद ये सुनने को मिलता है कि उसकी माँ उसके बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही है, दूध नहीं आ रहा है पर्याप्त मात्रा में। तो दूध ना आने का कारण क्या है? कि क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ से और दो प्रश्न पूछा गया है, ये देखो नोट करके। यहाँ पर गाय और भैंस है, गाय और भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का। कौन सा? ऑक्सी। यहाँ तक कि वो जो मुर्गी होता है उसका चूजा होता है, उसको जल्दी बढ़ जाएगा के, कम समय में बड़े हो जाएगा के, कौन सा सुई लगा देते हैं? ऑक्सीटोसिन का। और वो कम समय में 2 किलो 2.5 किलो का हो जाता है, हालांकि ये गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बाद अगला आपको जानना है पिनियल काय ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इतना में समाप्त है। अगला जानना है पिनियल काय ग्रंथि। ठीक है, पिनियल बॉडी ग्लैंड अंग्रेजी में, हिंदी में पिनियल काय ग्रंथि। तो पिनियल काय ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है? तो ये भी कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में 3 ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और
पिनियल काय। ये तीनों के तीनों कहाँ? मस्तिष्क में। तो पिनियल काय ग्रंथि के बारे में पहला पॉइंट तो ये जानना है कि इसकी स्थिति कहाँ होती है? मस्तिष्क में। दूसरा बात जानना है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि। अगला बात, ये जो पिनियल काय ग्रंथि है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि हैं वो किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। तो पिनियल काय ग्रंथि किसका उत्सर्जन करेंगे जी? हार्मोन्स का। अब हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे तो उस हार्मोन्स का कोई ना कोई नाम होगा और कोई ना कोई काम होगा। तो उस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, अब इस हार्मोन्स का अन्य नाम क्या है? तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्सर्जन सामान्यतः नाइट में होता है। नाइट में होता है, इसलिए इसको नाइट हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट हार्मोन। अगला अन्य नाम में जानना है, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है रात में उत्सर्जन होता है और रात में सामान्यतः अंधेरा रहता है। क्या रहता है जी? अंधेरा। इसलिए इसका एक और अन्य नाम जानना है डार्कनेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? डार्कनेस हार्मोन। आगे देखो, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है उसका काम क्या है? अन्य नाम तो जान लिए, नाइट हार्मोन्स और डार्कनेस हार्मोन। काम क्या है? तो इसका काम होता है व्यक्ति के सोने और जागने से संबंधित है। ठीक है, स्लीपिंग एवं वेकअप प्रोसेस से। जैसे आप सो रहे हो और जाग रहे हो, मान लेते हैं आपको 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो 4 बजे उठने के लिए आप अलार्म फिट करोगे। वही काम शरीर में किसका है? मेलाटोनिन का। किसका है? तो मेलाटोनिन का काम क्या है? सोने और जागने में सहायक होता है। अब देखो, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, अब मेलाटोनिन हार्मोन्स के अल्प स्त्रावण से और अति स्त्रावण से, यदि इसका कम उत्सर्जन होगा तो व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाएगा और उस रोग को बोलते हैं अनिद्रा। क्या बोलते हैं? अनिद्रा। छत्तीसगढ़ी में उसनिंदा। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? उसनिंदा। और जिसके में अधिक उत्सर्जन होगा तो व्यक्ति क्या करेगा जी? ज्यादा सोएगा। बार बार क्या आएगा? उसको नींद आएगा, ज्यादा सोना। ठीक है, आगे जानना है विशेष करके क्या बातें जानना है। ये जो पिनियल काय ग्रंथि या मेलाटोनिन हार्मोन्स, इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी बोला जाता है। जिस प्रकार अलार्म घड़ी उठने और सोने से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर में पिनियल काय ग्रंथि है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है? ग्रंथि पूछा जाए तो किसको लेना है? पिनियल काय। और हार्मोन्स पूछा जाए, किस हार्मोन्स को? ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहा जाता है। हार्मोन्स पूछा जाए तो हार्मोन्स में नाम क्या होगा? मेलाटोनिन हार्मोन। और ग्रंथि पूछा जाए तो पिनियल काय। ये 2 बातें याद रखोगे। ये जो पिनियल काय ग्रंथि है, इसको मानव शरीर का तीसरा नेत्र कहा जाता है। मानव शरीर का क्या कहते हैं? इसको तीसरा नेत्र। अब मानव शरीर का तीसरा नेत्र कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पिनियल काय ग्रंथि है, ये जो मस्तिष्क है ना हमारा, तो ये जो दोनों नेत्रों के बीच में पाई जाती है। दोनों नेत्रों के कहाँ पाई जाती है? बीच में। इसलिए पिनियल काय ग्रंथि को तीसरा आंख, तीसरा नेत्र बोला जाता है। ठीक है, हमारा तो तीसरा नेत्र है ही नहीं, शंकर भगवान का है। ठीक है, तो मानव शरीर का तीसरा नेत्र या तीसरी आंख किसको बोला जाता है? तो पिनियल काय ग्रंथि को। क्यों कहा जाएगा? कि दोनों नेत्रों के कहाँ पाई जाती है? बीच में। आगे थायराइड ग्रंथि, 1 मिनट। इसी तो चल रहा है यार, हवा आ रहा है लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा।
देखो इधर, ये जो जानना है थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या जानना है, तो देखिए थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, तो गले में एवं गर्दन में। गले और गर्दन में कितनी ग्रंथि, दो पढ़ेंगे, थायराइड और पैराथायराइड। तो देखो ये जो थायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, गले एवं गर्दन में। थायराइड ग्रंथि के बारे में जितने भी 9 अंतःस्रावी है उन सब में बड़ी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। और सबसे छोटी पूछा जाए तो पीनियल काय। पीनियल काय नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या खोजोगे, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, तो थायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम है औटू ग्रंथि। कई बार पूछा गया है औटू ग्रंथि किसे कहते हैं, तो औटू ग्रंथि किसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। ये गले में, देखो गले में ऐसे इस आकार की पाई जाती है, गले में ये इस आकार की पाई जाती है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर जैसा दिख रहा है, एच अक्षर, इसलिए थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम है एच ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एच। और ये दिख रहा है बटरफ्लाई के जैसे दिखता है, तितली जी किसके जैसे, तितली के जैसे। तो एक तो जानना है तितली आकार की ग्रंथि किसे बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। एच आकार की ग्रंथि किसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। और औटू ग्रंथि किसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। अब ये जो है, ये जो थायराइड ग्रंथि है तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे, हार्मोन्स का। अब उस हार्मोन्स का कोई ना कोई नाम होगा और कोई ना कोई क्या होगा, काम होगा। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है 2 हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है। एक तो थायराइड से जानना है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड से क्या जानना है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और दूसरा जानना है कैल्सीटोनिन हार्मोन। लेकिन ये थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन है, ज़्यादातर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, लगभग 98%। नाम मात्र का 2% किसका उत्सर्जन करते हैं, कैल्सीटोनिन का। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम है मानव शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित करना। आयोडीन की मात्रा को संतुलित करेगा और पाचन में क्या करेगा, सहायता करेगा। ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स है उसका काम क्या है, तो कैल्सीटोनिन का हार्मोन्स है जब मानव रुधिर में कैल्शियम पाया जाता है, तो जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो उस अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डी को ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करेगा, हड्डी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, आगे ये थायरॉक्सिन हार्मोन से और क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से भी रोग होगा और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से भी रोग होगा। ठीक है, कोई सा भी हार्मोन्स हो या विटामिन हो, कमी होगा तो पर भी रोग होगा, अधिकता हो गया तो पर भी रोग होगा। जीवन में हर चीज़ की कमी और अधिकता से प्रभावित होंगे। जैसे कि अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कमी है तो पर भी दिक्कत, दैनिक जीवन के आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रहा होगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो पर भी दिक्कत, डर लगा रहेगा कोई चोरी उरी मत कर दीजिएगा कि कुछ घटना उठना ना हो जाए। हर चीज़ के कमी और अधिकता में दिक्कत है। जैसे कि अभी आप कम पढ़ रहे हो तो कम पढ़ रहे हो तो पर भी दिक्कत है, कम पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगा, और ज़्यादा पढ़ दिए तो ज्ञान भैया हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। ठीक है, होली खेल के आए हैं, होली में जो कम लिया रहा होगा उसको होली मज़ा नहीं आएगा, नाचने में दिक्कत, और जो ज़्यादा ले लिया है वो नाच नहीं पाया होगा, वो तो लुढ़क गया होगा ना। हर चीज़ कमी और अधिकता में फर्क पड़ता है। ठीक है, बराती का सीधा आंसर है, किसी के बारात जाओ, यदि वो नहीं पिलाया या कम पिला दिया तो पर भी नहीं नाचोगे, पिए नहीं सारा करके गुस्सा करोगे, कितना भी जिगरी दोस्त है नहीं नाचोगे। और वही दोस्त ज़्यादा पिला दिया तो पर भी नहीं नाचोगे, रेंगने के हालात में नहीं रहोगे, कहीं छाँव में सोए रहोगे, नींबू चटवाते रहेंगे 2-4 दोस्त। तो हर चीज़ के कमी और अधिकता में दिक्कत है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी वाला को नहीं जानोगे, भूल जाओगे तो पर भी चलेगा, अधिकता को नहीं भूलना है, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से एक तो रोग जानना है जड़ वामनता। ये जड़ वामनता रोग है, सामान्यतः बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में।
और जड़ वामनता रोग में बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा जानना है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा रोग सामान्यतः युवकों में होता है। और एक जानना है हाइपोथायरिज्म, ठीक है, लेकिन ये अधिकता वाले को अनिवार्य रूप से याद रखोगे, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। इस घेंघा रोग के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है। घेंघा रोग किसकी अधिकता से होता है जी? थायरॉक्सिन हार्मोन की कि आयोडीन की अधिकता से? थायरॉक्सिन हार्मोन की और आयोडीन की कमी से। तो ये जो घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी एवं थायरॉक्सिन की अधिकता से होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग में एक तो पॉइंट याद हो गया, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। तो एक कमी वाला था और एक अधिकता से भी होता है। तो किसका अधिकता से? थायरॉक्सिन हार्मोन की। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से एवं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से। ये जो घेंघा रोग है, इस घेंघा रोग का अन्य नाम पूछा गया है। तो घेंघा रोग का अन्य नाम है ग्वाइटर रोग, गलघोटू रोग, और गला में होता है इसलिए गलकंड रोग। गलघोटू रोग, गलकंड रोग और ग्वाइटर रोग। इस घेंघा रोग को जापान में क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया है। तो घेंघा रोग को जापान में होशी माता के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग के नाम से जाना जाता है? होशी। घेंघा रोग को जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो जापान में होशी माता के नाम से जाना जाता है। ये घेंघा रोग का उपचार क्या है? तो बात वैक्सीन का टीका। कौन सा टीका? बात वैक्सीन। तो घेंघा रोग के बारे में क्या जानना है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से एवं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। घेंघा रोग का अन्य नाम है ग्वाइटर रोग, गलकंठ रोग, गलघोटू रोग, और जापान में किस नाम से जाना जाता है? होशी माता के नाम से जाना जाता है। अगला थायरॉक्सिन हार्मोन के बाद किसको पढ़ेंगे? पैराथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बाद क्या जी? पैराथायरॉक्सिन। तो देखो, इसकी भी स्थिति कहाँ होती है? गला में। अब देखो ये पैराथायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाई जाती है? पैरों में, इसलिए इसको पैराथायरॉक्सिन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये बनाए हैं, ये जो पैर चार ठो पैर दिख रहा है, यहीं पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाई जाती है? पैरों में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैराथायराइड। अब अगला जानना है इसका अन्य नाम। तो देखो, थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम है औटू ग्रंथि। क्या जी? औटू। तो इसके औटू के नाम के पहले पैरा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पैरा। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? पैरा औटू ग्रंथि। अब यह जैसे कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। कौन से हार्मोन का? थायरॉक्सिन। तो पैराथायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का उत्सर्जन करेंगे? नाम से ही पैराथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की जगह में क्या जोड़ दोगे? पैराथायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन। अब पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है? तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है? देखो, जब मानव शरीर के हड्डी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन उसको ब्लड को दे देता है। किसको दे देता है? ब्लड को। अब यहाँ पर दो चीज में फंसोगे नहीं, इसलिए देखो, सुनो। एक तो पढ़े हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या जी? कैल्सिटोनिन। तो जब ये जो ब्लड में, जब खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डी को देने का काम कौन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा? कैल्सी। और जब हड्डी में अतिरिक्त कैल्शियम हो जाए तो हड्डी के अतिरिक्त कैल्शियम को ब्लड को देने का काम कौन करता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों बातें यहाँ पर है। उसके बाद आगे
थाइमस ग्लैंड। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में क्या जाना है? थाइमस ग्रंथि की स्थिति, लोकेशन कहाँ होती है? तो सीने में होती है। कहाँ पर होती है? सीने में। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। अब ये थाइमस ग्रंथि है तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। तो कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे? तो हार्मोन्स का नाम है, ये थाइमस से याद रख लेना है, थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन जी? थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। ये उत्सर्जन करेंगे थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्सर्जन। कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे? थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है। अब थाइमोसिन हार्मोन्स का काम क्या है? तो थाइमोसिन हार्मोन्स का काम है, सामान्य भाषा में जानो, WBC के विकास को परिपक्व करना। और WBC भी 5 प्रकार के होते हैं। तो WBC में ये जो लिम्फोसाइट है उसके विकास को परिपक्व करना, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के विकास को क्या करना? परिपक्व करना। और ये जो WBC का काम होता है, रोगों से रक्षा करना। रोगों से क्या जी? रक्षा करना। WBC को सैनिक बोला जाता है, सैनिक कोशिका बोला जाता है। तो ये जो क्या होगा, ये थाइमोसिन हार्मोन्स के बारे में विशेष, वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटा होता है? ये अलग है ना, विशेष बात याद। जितने भी ग्रंथियां हैं, जैसे जैसे बच्चा से, एक शिशु से व्यक्ति बड़ा होते होते जाएगा तो सारे ग्रंथियों के आकार क्या होते जाएंगे? बड़ा होते जाएंगे। लेकिन एक ग्रंथि है जिसका उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार क्या होगा जी? छोटा होगा। वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? छोटा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? छोटा। थाइमस ग्रंथि किसको परिपक्व करेगा? WBC को। WBC को क्या करेगा? परिपक्व। और WBC का काम क्या है जी? सैनिक। रोगों से क्या करना? रक्षा। तो ये जो थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होगा तो हमें ज्यादा रोग होंगे कि कम रोग होंगे? आकार बड़ा होगा तो रोग क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे जी? कम होंगे। तो अगला बात देखो, अगला बात यहाँ ध्यान से, कम उम्र के बच्चे को कम बुखार आने का कारण क्या है? एक बच्चे और एक बुजुर्ग में कम बुखार बच्चों को आता है, बुजुर्ग को ज्यादा बुखार ज्यादा तबीयत खराब होते हैं। उसका कारण क्या है कि कम उम्र के बच्चे को कम बुखार आने का कारण उसका थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और थाइमस ग्रंथि WBC को परिपक्व करेगा। तो कम उम्र के बच्चे में थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है और उन्हें बुखार कम आते हैं, जबकि बुजुर्गों में थाइमस ग्रंथि का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और उन्हें बुखार ज्यादा आते हैं। इसका ये बात याद रखना है। आगे 7वां नंबर में एड्रिनल ग्रंथि। क्या जानोगे? एड्रिनल ग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि ना, अधिवृक्क। तो इसको, ये जो किडनी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये जो ऐसा सेमी बीज जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर में वृक्क माने किडनी जी, किडनी के ऊपर में पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवृक्क कहते हैं। वृक्क माने क्या? किडनी, और अधि माने ऊपर। तो किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड की स्थिति पूछा जाए तो किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। अब देखो इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम में कई नाम याद रखने हैं। एक तो आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं इसको, इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन। अब आपातकालीन स्थिति आएगा आपके जीवन में तो इस हार्मोन का उत्सर्जन ज्यादा होगा। अब आपातकालीन कैसे में आ गया? देखो, मान ले इसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, बॉडीगार्ड ग्लैंड बोलते हैं, 3F बोलते हैं, 4S बोलते हैं, और बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो।
डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब ग्रंथि में पूछा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड को। जैसे कि अब यहाँ पर ये जो 3A 4S ये क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है? मान लेते हैं यहाँ पर एक शेर आ गया। क्या आ गया जी? शेर आ गया। तो अब इमरजेंसी आ जाएगा, आपातकालीन सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र रहेगा, ठीक है। तो शेर आ गया तो सबसे पहले आपको तो डर लगेगा। क्या लगेगा जी? डर लगेगा। डर को अंग्रेजी में बोलते हैं फियर। एक एप आ गया। दूसरा डर लगेगा, अब यहाँ पर चारों तरफ से दरवाजा बंद है, चारों तरफ से पैक है, यह हाल एक ही रास्ता है, ठीक है। पीछे वो कांच फोड़ के भी भागने की कुछ लोग कोशिश करेंगे। तो अब भागते नहीं बनेगा तो आदमी सोचेगा इस शेर से फाइट किया जाए, फाइटर करोगे, लड़ोगे। अब जहाँ जान बचानी हो, कोई अन्य रास्ता नहीं हो, तो शेर से हम लड़ने के बारे में सोचेंगे। हो सके आत्मविश्वास के कारण शेर को हरा दे, चांस है ना, आत्मविश्वास हाई रहेगा तो शेर को भी हरा देंगे। समझ में आया? आप 1000 किलो वजन को नहीं उठा सकते, सामान्य भी बोलूं तो नहीं उठा सकते, लेकिन उस 1000 किलो वजन के नीचे आप दब गए हो और आपको जान बचानी हो तो उसको उठाया जा सकता है। समझ में आया? स्थिति ऐसी होती है वो हर काम करवा सकती है। समझ में आया? तो एक तो शेर आ गया तो डरोगे, फियर। दूसरा उसको लड़ने की सोचोगे, फाइट करने की सोचोगे, फाइटर लिखेंगे तो ए पाएगा। और तीसरा डर आ गया, लड़ नहीं सकते, थोड़ा मोड़ा भी जगह बचेगा तो कल्टी मार के भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे। चप्पल उप्पल छोड़ के, कापी फोन, मोबाइल वोबाइल सब छोड़ के क्या करने? भागेंगे फ्लाइट की तरह। तो तीसरा क्या याद रखना है? फ्लाइट, फियर, फाइटर, फ्लाइट। 3 एप आ रहे हैं शुरू में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3A ग्लैंड। आगे देखो, आगे 4S क्यों बोलते हैं? तो एक तो यह एक ऐसे शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल। दूसरा साल्ट की मात्रा को कंट्रोल करता है। तीसरा स्ट्रेस, तनाव को नियंत्रित करता है। और चौथा सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करता है। अब 4S आ गए इसलिए 4S बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार अन्य नाम में ये नाम याद रखना है, डू और डाई ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। आगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय, ये जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी में आएगा, बहिःस्रावी में आएगा, लेकिन मुख्य रूप से हमें पेपर में पूछा जाए तो किसका उदाहरण लेना है? मिश्रित ग्रंथि का। किसका उदाहरण लेंगे? मिश्रित ग्रंथि का। तो देखो अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय के प्रिंक्यास के खोजकर्ता पूछा जाए तो लैंगर है। खोजकर्ता का नाम क्या है? अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे? तो हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करेंगे, रस का भी उत्सर्जन करेंगे और एंजाइम का भी उत्सर्जन करेंगे, तीनों का। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि है वो रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं, और मिश्रित ग्रंथि है वो किसका उत्सर्जन करेंगे जी? तीनों का उत्सर्जन करेंगे। तो अग्नाशय किसका उदाहरण है? मिश्रित ग्रंथि का। तो किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का, रस का और किसका? एंजाइम का। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये जो अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिका? 4। और कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एप सेल, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एप सेल। तो इसमें से ये जो अल्फा, बीटा और गामा है ये तीनों किसका उत्सर्जन करेंगे? तो ये तीनों उत्सर्जन करेंगे, ये तीनों उत्सर्जन करेंगे हार्मोन्स का। किसका जी? हार्मोन्स का। अब हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे तो ये किसके भांति कार्य करेंगे जी? अंतःस्रावी की भांति। किसके भांति? अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। क्योंकि हार्मोन्स का उत्सर्जन कौन सी ग्रंथि करेगी? अंतःस्रावी। अब ये जो एक सेल होता है वो किसका उत्सर्जन करेंगे? तो ये जूस एवं एंजाइम का, रस एवं एंजाइम का। तो इसलिए अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का रूप माना जाता है, इसलिए इसको किसमें लेते हैं? मिश्रित ग्रंथि में। अग्नाशय में 4 ग्रंथियां, 4 कोशिका, अल्फा, बीटा, गामा। ये अल्फा, बीटा, गामा हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे
तो ये तीनों के तीनों किसकी भांति कार्य करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक कोशिका है वो रस और एंजाइम का उत्सर्जन करेंगे, रस और किसका? एंजाइम का, इसलिए वो किसकी भांति कार्य करेंगे? बहिस्रावी। इसलिए अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का रूप है, इसलिए इसको हम किस में लेते हैं? मिश्रित ग्रंथि में। किस में लेते हैं? मिश्रित ग्रंथि में। ये हवा कैसे नहीं दे रहा है यार? ठंडा नहीं कर रहा है ना? उमस बढ़ रहा है ना? ये एसी ऐसा लिखा जा रहा है, हवा नहीं दे रहा है ये बिल्कुल भी, ये तो उमस फेंक रहा है। नहीं यार, ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं दे रहा है ना हवा, नहीं तो इतना में पूरा ठंडा हो जाता। एसी नहीं खाना चाहिए ना, ये संख्या नहीं खाना होना चाहिए हमेशा। देखो इधर, अब देखो ये जो चारों कोशिका है, उन चारों कोशिका को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लैंगरहेंस की दीपिकाएं। क्या बोला जाता है? लैंगरहेंस की दीपिकाएं। ठीक है, यहां से एक चीज पूछा गया है, ये जो बी सेल है, इस बी सेल से किसका उत्सर्जन होता है? ये जो पूछा गया है, इंसुलिन का उत्सर्जन किस कोशिका से होता है? तो इंसुलिन का उत्सर्जन किससे होता है? बीटा सेल से होता है। किससे होता है? बीटा सेल से। अब देखो आगे, अग्नाशय की उन कोशिकाओं का नाम बताओ जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। तो हार्मोन्स का उत्सर्जन कौन कौन से कोशिका जी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा। अग्नाशय की उन कोशिकाओं का नाम बताओ जो अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा। अग्नाशय की उन कोशिका का नाम बताओ जो अंतःस्रावी हो। अग्नाशय की वह कोशिका जो बहिस्रावी की भांति कार्य करता है, तो कौन सा? एप कोशिका। कौन सा? एप कोशिका। अब देखो इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो इंसुलिन की खोज किया है बेस्ट एवं बेंटिंग ने। बेस्ट एवं बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज बेस्ट एवं बेंटिंग ने 1911 में किया है। कब किया है? 1911। ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन हाइपोसिक्रेशन, तो इंसुलिन का अन्य नाम क्या है? तो मधुमेह रोग बोलते हैं। क्या इसको क्या बोल? इंसुलिन के अधिक उत्सर्जन से क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह रोग का अन्य नाम है शुगर। क्या जी? शुगर। और एक बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? ये जो डायबिटीज के रोकथाम के लिए, जागरूक करने के लिए मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मधुमेह दिवस? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है? जन्म दिवस है। ठीक है, आगे मधुमेह रोग का उपचार क्या है? मेथी बीज। क्या है? मेथी बीज। ये ऐसी उमस पैदा कर रहा है, इसको बंद करते हैं। देखो आगे 9वां, गोनेड्स ग्लैंड। लैंगिक जनन ग्रंथि के बारे में क्या जानना है? तो 2 जानना है। देखो, वे ग्रंथियां जो प्रजनन में सहायक होती है उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो मेन लैंगिक जनन कौन सा है और फीमेल लैंगिक जनन कौन सा है? ठीक है, तो मेल गोनेड्स में एक ही नाम याद रखना है आपको, टेस्टोस्टेरॉन। क्या जी? टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में 3 याद रखना है। फीमेल में कितना याद रखना है? 3। एक तो एस्ट्रोजेन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा जानना है रिलैक्सिन। तीसरा क्या जानोगे? रिलैक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और क्या? रिलैक्सिन। और मेल में एक ही जानना है। क्या जानना है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या जानना है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इसके बाद आगे ये जो ग्रंथि का महत्वपूर्ण चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग चालू करें कंकाल तंत्र के बारे में। कुछ लोगों को जो क्या है, जो 10वीं 12वीं पढ़ के आए होंगे या जो बीए लिए होंगे, उनको लग रहा होगा कि ज़्यादा हो जाएगा कहेंगे, लेकिन ज़्यादा कम से मतलब नहीं है। समय से पहले हमें सिलेबस पूरा करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए कम ज़्यादा की नहीं सोचना है। आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ बनते जाएगा। ठीक है, तो चालू करें कंकाल तंत्र। चालू करें। ठीक है, कंकाल तंत्र सुनो इधर। कंकाल तंत्र के बारे में
कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो कंकाल तंत्र मतलब सामान्य भाषा में हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे जी? कंकाल तंत्र। आगे देखो, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। कि ब्रेक चाहिए 5 मिनट का कि कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें। देखो, ये जो कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सामान्य भाषा में हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र, ठीक है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब बच्चों में पूछा जाए तो 300 से अधिक। बच्चों में क्या है? 300 से अधिक। और वयस्कों में कितना? 206। तो बच्चों में क्यों 300 से ज़्यादा रहता है? क्योंकि बच्चे में बहुत सारे हड्डियां रहते हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है कई हड्डियां जुड़ जाके एक बन जाती है और अंततः हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब देखो, ये जो हड्डी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में नाम बोला जाए तो अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र। और इसको बोला जाए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बोला जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। तो ये प्रश्न पूछा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षीय कंकाल तंत्र में अ से अक्षीय और अ से 80। क्या याद रखोगे? अ से अक्षीय और अ से 80। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना जी? 80। तो उपांगीय में कितना होगा? 206 में क्या घटा देंगे? 80 को। तो 206 में 80 घटा दिया तो कितना बच गया जी? 126। कितना बच गया? 126। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना? 80। उपांगीय कंकाल तंत्र या अनुबंधीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 126। ठीक है। 206 में 80 घटा दूंगा कितना बचेगा? 126। ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, तो अक्षीय कंकाल तंत्र हम किसे कहते हैं? तो देखो, वे हड्डियां जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाते हैं उन्हें अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र की हड्डियां निर्माण, संरचना, बनावट एवं दिशा में क्या होती है? समान होती। तो अक्षीय कंकाल तंत्र किसे कहेंगे? तो मेरे सिर से लेकर ऐसे सिर से लेकर ये अक्ष ऐसे यहाँ तक, इस पेट तक को क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। यही मुख्य अक्ष है। तो सिर से लेकर ये ऐसे यहाँ तक के मेरे कमर तक को, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और इतने में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी? 80। ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र की हड्डियां होती है वो जो निर्माण में, संरचना में, बनावट में, डायरेक्शन में क्या होते हैं? समान होते। ये जो आगे जानना है उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्रिया, तो वे हड्डियां जो मुख्य अक्ष से जुड़ी रहती है। ये जो मुख्य अक्ष है इससे कौन से हड्डियां जुड़ी रहेगी? तो सामान्यतः हाथ के हड्डियां, दोनों हाथ की हड्डियां जी, और दोनों पैर की हड्डियां। तो ये हाथ और पैर की हड्डियां को ही हम क्या कहते हैं? उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में सामान्यतः उबड़ खाबड़ वाली हड्डियां होती है। ये जो हाथ पैर की हड्डियां हैं सामान्यतः क्या है? उबड़ खाबड़ वाले हैं। क्या है? उबड़ खाबड़ वाले हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितना? 206, 126। कितना? 126। इसमें सामान्यतः हाथ पैर एवं मेखला की हड्डियों को शामिल किया जाता है। सामान्यतः किसको? हाथ पैर और किसके जी? मेखला की हड्डियों को शामिल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या और ये 80 के बारे में पढ़ते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय
कंकाल, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 80। कितना होती है? 80। ये मुख्य अक्ष का निर्माण करते हैं, कितने का? तो इस 80 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 80। ये जो खोपड़ी, सिर जी, खोपड़ी फोड़, इसका खोपड़ी फोड़ बोलते हैं। ये जो सिर में हड्डियों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती क्षमा चाहूंगा, कितनी होती है? 8। एक मिनट, देखो, खोपड़ी बोलेगा या क्या बोलेगा? सिर। अंग्रेजी में बोलेगा क्रिनियल बोन। तो सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। ये वही 8 हड्डियां हैं जो आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ब्रेन को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है क्रिनियल बोन। कितनी होती है? 8। उसके बाद चेहरा जी, इस चेहरा को बोला जाता है फेशियल बोन। क्या बोला जाता है? फेशियल बोन। वो जो फेशियल करवाते हो तो ये 14 हड्डियों को छुआ जाता है। फेशियल बोन में हड्डियों की संख्या कितना? 14। फेशियल बोन में हड्डियों की संख्या 14। उसके बाद कान आ गया। क्या आ गया? कान। तो एक कान में 3, तो दोनों कान में कितना? 6। कान में कितना? 6। उसके बाद गला। क्या आ गया? गला। ये गला में एक हड्डी जुड़ा रहता है, देखे हो? आदमी का नहीं देखे होंगे तो कुकरी उकरी का देखे होंगे जी। गला की हड्डी देखे हैं? हाँ, उस गला के हड्डी को बोला जाता है थायॉइड बोन या हायोइड बोन। थायॉइड बोन या क्या बोला जाता है? हायोइड बोन। उसकी संख्या कितना? 1। कितना? 1। उसके बाद सीना। ये जो सीना में एक बड़ा सा रहेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है चेस्ट बोन। क्या बोन जी? चेस्ट बोन। 1। उसके बाद सीना के बाद ये दोनों साइड में रिब्स होते हैं। क्या होते हैं? पसली। इधर भी 12 और इधर भी 12, ठीक है। 12 हड्डी पसली तोड़ बोलते थे। तो ये दोनों साइड, एक साइड में 12, तो दोनों साइड में कितना? 24। पसली की संख्या कितना? उसके बाद रीढ़ की हड्डी, वर्टिकल बोन, बैक बोन, उसकी संख्या 26। उसकी संख्या कितना? 26। अब देखो गिनते हैं, रीढ़ की हड्डी में 26 और पसली कितना? 24। आ जाओ। रीढ़ की हड्डी में कितना? 26 और ये जो पसली कितना? 24। 26 और 24 कितना जी? 50। 26 और 24 कितना? 50। सीना में एक 50 और 1 51, और गला में एक कितना? 52, और कान में 6 52 और 6 58, और 14 58 और 14 कितना? 72। अब 72 और 8 कितना हो गए? 80। कितने का हिसाब मिल गया? 80 का। 80 हड्डियों की संख्या किसमें होती है? अक्षीय कंकाल तंत्र में। किसमें जी? अक्षीय कंकाल तंत्र में। अब देख लेते हैं उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना? 126। कितना होती है उसमें? 126। अब इस 126 के बाद में इसमें सामान्यतः हाथ आता है। क्या आता है? हाथ। और क्या जी? पैर और मेखला, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, पहले हाथ के हड्डियों को पढ़ते हैं। किसके हड्डियों को? हाथ। देखो, हाथ की बात किया जाए तो सबसे पहले ये शोल्डर बोन। क्या जी? शोल्डर बोन, जिसको क्या कहते हैं? कंधा। क्या बोलते हैं? कंधा। कंधा शोल्डर बोन बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितना? 2। और इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन। क्या बोन? ब्यूटी बोन। क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन, कुछ लोग ऐसे ये वाला बटन खोल के ये वाला हड्डी दिखाते हैं, जिसका बड़ा रहता है, अच्छा दिखते रहता है, ठीक है। तो वो ब्यूटी दिखाने के लिए, ये वाला हड्डी दिखाने के लिए बटन खोल देते हैं। लेकिन ये हड्डी मजबूत तभी होगा जब आप कांवर बोहोगे। कांवर समझ रहे हो? तो पहले जमाने के लोग कांवर बोहो के ये जो शोल्डर होता है इसको क्या कर लिए रहते हैं? मजबूत कर लिए रहते हैं। अब तो ये शोल्डर हमारा कुछ इसमें वजन काम करते हो?
ज्यादा से ज्यादा कब उपयोग करोगे? जब कोई खास दोस्त का शादी होगा तो 5 मिनट एक गाना में उसको कंधा में नचवा के जिसिंग जिसिंग नचवा दोगे, और कुछ करोगे क्या? नहीं। तो ये जो कंधा, शोल्डर, इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन। उसमें हड्डियों की संख्या कितना? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। उसके बाद ये ऊपरी भुजा आ गया। क्या आ गया जी? ऊपरी भुजा। इसको ऊपरी भुजा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं अपर आर्म। क्या बोलते हैं? अपर आर्म। इसमें हड्डियों की संख्या 1। हड्डियों की संख्या कितना? इसमें यहां से यहां तक देखोगे तो कितना है? 1 ही है। छू छू के देख लेना सब घर में जाके, कितना है? 1। अब यहां से यहां तक को बोला जाता है निचली भुजा। क्या बोला जाता है? लोअर आर्म। यहाँ पर हड्डियों की संख्या 2 है। यहाँ पर कितना है जी? 2 है। एक बड़ा होता है, एक पतला होता है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद हथेली के पीछे, यहाँ पर हथेली के पीछे को बोला जाता है कार्पल बोन। क्या बोला जाता है? कार्पल। हथेली के पीछे हड्डियों की संख्या 8। कितनी होती है? 8। उसके बाद हथेली को बोला जाता है मेटाकार्पल। क्या बोला जाता है? मेटा। यहाँ पर हड्डियों की संख्या 5। उसके बाद आ गया उंगली। ये क्या आ गया जी? उंगली। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। कैसे में 14? देखो, ये जो उंगली है, छोटी उंगली में 3, 1 2 3। यहाँ पर भी कितना? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 और 3 6, 3 9 और 12। अब अंगूठे में होता है 2। कितना होता है? इसको ऐसे 3 बार मोड़ लोगे, लेकिन अंगूठे को 2 बार मोड़ोगे। तो 3 3 3 12 और 12 13 और कितना? 14। तो उंगलियों में, फिंगर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? कंधा में कितना जी? 2। ऊपरी भुजा में 1। निचली भुजा में, हथेली के पीछे 8, हथेली में 5 और उंगली में 14। सबको जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 3, 4 5 और 5 और 8 13, 13 और 5 18, अब 18 और 14 32। तो एक हाथ में 32, तो दोनों हाथ में कितना जी? 64। दोनों हाथ में कितना? 64। अब ये पैर वाला में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? पैर वाला। तो एक तो जानना है ग्रिडल, मेखला। एक क्या जानना है? ग्रिडल, मेखला। मेखला किसे बोलते हैं? जो पैर की हड्डियों को मुख्य अक्ष से जोड़ा जाता है। पैर की हड्डियों को मुख्य अक्ष से, उसको क्या बोला जाता है? मेखला। वहां पर कितना? 1। कितना जानना है? 1। इंसान का नहीं देखे हो ना, तो मुर्गी उर्गी का देखे होगे। लेग पीस में ऊपर में एक अलग से जुड़ा रहता है, जो खाने में करच करच करता है, वही मेखला है। वही क्या है? मेखला। तो मेखला कितना? 1। उसके बाद मेखला के बाद ये वाला थाई बोन। कबड्डी खेलते हैं तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, आजा आजा वाला। तो थाई बोन में कितनी है? ये 1 थी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1। यह सबसे काय मजबूत है कि बड़ा है? आगे देखो, थाई बोन। उसके बाद यहाँ से यहाँ को लोअर लेग बोलते हैं। क्या लेग बोलते हैं? लोअर लेग में कितना? 2। और उसके बाद टार्सल, हथेली के पीछे। देखो, ये जो हथेली के हाथ के हथेली के पीछे को टार्सल बोलते हैं, एक कार्पल बोलते हैं। तो पैर के हथेली को क्या बोलते हैं? टार्सल। यहाँ पर भी कितना है? 8। पैर के हथेली के क्या जी? इधर वाले साइड में। और ये पैर के हथेली में उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। यहाँ पर भी कितना? 5। और पैर के उंगली को में भी कितना? 14। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? उंगली में 14 है, यहाँ मेटाकार्पल है, तो यहाँ मेटाटार्सल है 5। यहाँ पर है, यहाँ पर कार्पल है, तो यहाँ पर टार्सल है 8। यहाँ पर निचली भुजा में 2, यहाँ पर भी निचली भुजा में 2। यहाँ पर ऊपरी भुजा में 1, तो यहाँ पर ऊपरी भुजा के जगह में क्या है? थाई है। यहाँ पर कंधा में 2, तो यहाँ पर कंधा के जगह में क्या जानना है? मेखला। तो यहाँ पर सब सेम है, यही एक अंतर है। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये कितना है? 1 है। तो अंतर कितना हो जाएगा जी? वो 32 हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा? 31। तो 31 गुणित 2 करूंगा तो कितना?
62। दोनों पैर में, एक पैर में कितना 31, तो दोनों पैर में कितना जी 62। दोनों पैर में कितना 62। अब ये जो 64 अब 62 को जोड़ूंगा तो 6, अब 12, 6 दूने 12, कितना हो गया 126। तो उपांगीय कंकाल तंत्र या अनुबंधीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना 126, कितना हो गया 126, यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है वो सारे पॉइंट दिमाग से इधर देखो। ये जो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है संजय दत्त जैसा दिख रहा होगा, ये मान लेता हूँ ऐसा चित्र है, ठीक है। आपको समझाने के लिए है, जैसा चित्र बने चित्र पर ध्यान नहीं देना है, चित्र के पीछे जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये ऐसा चित्र बन रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मान लेते हो इसको ऐसा वाला चित्र बना देते हैं, समझ लें। तो यहाँ पर ये जो खोपड़ी है मस्तिष्क का, जो हड्डियां मस्तिष्क का रक्षा करती है उसकी संख्या होती है 8। कितनी होती है 8। इसको बोला जाता है खोपड़ी, अंग्रेजी में स्कल बोन। क्या बोला जाता है स्कल। देखो आपको खोपड़ी और अंग्रेजी में क्रिनियल बोन दे, मस्तिष्क को रक्षा करने वाली, तो इसकी संख्या होती है 8। कितनी होती है 8। अब हिंदी में खोपड़ी ही लिखा रहेगा लेकिन अंग्रेजी में स्कल बोन लिखा रहेगा तो वहां पर हड्डियों की संख्या हो जाएगी 29। कितनी हो जाएगी 29। कैसे में 29। तो ये जो हड्डी है जो ब्रेन की रक्षा करती है उसकी संख्या कितनी 8। कितनी जी 8। अब ये जो चेहरा में ये इतना खोपड़ी से यहाँ तक की हड्डियों की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तक का इतना का अलग से चित्र बनाया, तो ब्रेन की रक्षा करने वाली कितनी हो गई 8। और फेशियल बोन चेहरे में कितना 14। 8 और 14 कितने हो गए 8 और 14 कितने जी 8 और 14 22। अब 22 अब कान में कितने 6, 22 और 6 28। अब एक तो ये गला में ऐसे आ रही, इनमें जुड़े रही, तो 28 अब एक कितना 29। तो खोपड़ी खोपड़ी लिखा रहेगा तो आपको अंग्रेजी नाम देखना है। क्रिनियम लिखा है कि स्कल लिखा है। क्रिनियम लिखा रहेगा तो कितना रहेगा 8। स्कल लिखा रहेगा तो कितना 29। अब देखो अंग्रेजी में एक में एस लिखा रहेगा, एक में क्या लिखा रहेगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला लिखूं तो एस पहले आएगा कि सी पहले आएगा, तो इसमें कम रहेगा। इसमें क्या रहेगा जी कम। कितना रहेगा 8। और इसमें ये बाद में आएगा, ज्यादा है, एस का क्रमांक 19 होता है, तो इसको याद रखोगे 29। कितना 29। अगला पॉइंट, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। जब भी आपको साइंस में लॉजी शब्द दिखे LOGY लॉजी दिखे तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है अध्ययन। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी संबंधी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या बोलता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। आगे देखो हड्डी का काम क्या है, तो बेसिक एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार में समझना है। हड्डियों का काम है मानव शरीर को आधार प्रदान करना या ढांचा। ये जो हमारा आधार है ये किसके कारण है हड्डियों के कारण। मान लेते हैं शरीर में हड्डी ना हो तो हमें ये ढांचा ये आधार मिलेगा क्या जी। हम तो बिन पोंदी का लोटा हो जाएंगे, इधर उधर लुढ़कते रहेंगे, वो अंटा मामा हो जाएंगे। समझ में आया। तो हड्डियों का काम है मानव शरीर को आधार प्रदान करना, ढांचा प्रदान करना। एक चीज हो गया। दूसरा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। ये जो यहाँ पर हमारा हार्ट है, हृदय है, और ये बहुत नाजुक अंग है, तो हम किसी को लड़ाई उड़ाई होते हैं तो बोलते हैं दम है तो आजा, दम है तो आजा, लड़ना है तो घर ले बाहर निकल। तो कल्पना करो ये हड्डी ना होता ना तो इतना थोड़ा सा भी मारते ना और हृदय को चोट लगता, वो दुश्मन के आने से पहले छाट हो जाते। समझ में आए। तो ये आंतरिक अंगों की क्या करता है रक्षा। मस्तिष्क का आंतरिक एकदम नाजुक अंग है और कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो ऐसे मार देते हैं।
सैलून में जाकर मालिश करवाते हैं ऐसे जोर जोर से, तो कल्पना करो ये हड्डी ना होता तो मस्तिष्क को थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो पार। समझ में आया? तो ये जो हड्डियों का काम है, आंतरिक अंगों को क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा। तीसरा, इसमें हड्डियों में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण। वो जो हड्डियों के बीच में खोखली नुमा संरचना पाई जाती है, वहीं पर किसका निर्माण होता है? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का। ये वो जो खोखली नुमा संरचना होती है, उसी पर जितने भी मिनरल्स है, खनिज है, उनका क्या होता है? संग्रहण होता है। क्या होता है? संग्रहण। चौथा, शोषण एवं पोषण में क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। शोषण एवं पोषण में क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। आगे, हड्डी एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक कहने का मतलब क्या जी? कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर लिख रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब जो कई अंगों को आपस में जोड़ के रखे। हड्डी कई अंगों को आपस में क्या करके रखा है जी? जोड़ के। ब्लड कई अंगों को आपस में क्या करके रखा है? तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, और हड्डी भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये कई अंगों को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब संयोजी ऊतक। आगे, हड्डी मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। हड्डी मानव शरीर का क्या है? सबसे कठोर ऊतक है। हड्डी किसका बना होता है? तो हड्डी तीन चीजों का नाम याद रख लेना है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। तो हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और क्या? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों की संख्या की बात किया जाए, हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों की संख्या बच्चों में कितना होता है? तो 300 से अधिक। वयस्कों में, एडल्ट में कितना होता है? तो 206। कितना होता है? 206। आगे, सबसे मजबूत हड्डी बोला जाए तो सबसे मजबूत हड्डी का नाम है इनामेल। नाम क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? तो ऊपरी जबड़ा में। ये जो जबड़ा होता है ना, ऊपर के जबड़ा में पाया जाता है, वो सबसे क्या है? मजबूत है। आगे, कान में हड्डियों की संख्या। एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है, और दोनों कान में 3 और 3 कितना जी? 6। एक कान में कितना? 6। तो वो कान में हड्डी पाई जाती है, वो तीनों हड्डियों का नाम। एक का नाम है स्टेपिस या स्टेप्स, दूसरा इनकस और चौथा मैलियस। चौथा स्टेपिस, इनकस और क्या? मैल। तो 206 हड्डी पाई जाती है, उनमें सबसे छोटी हड्डी है कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और उसका नाम क्या है? तो स्टेप्स या स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। नाम क्या है? स्टेपस या स्टेपिस। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गले की हड्डी। गले की हड्डी को बोला जाता है थायोड या हायोड बोन। क्या बोला जाता है? थायोड या हायोड। सीने में जो हड्डी पाई जाती है, वो जो इंद्रदेव का वज्र देखे हो, ऐसे रहता है, इधर इधर ऐसे लगा रहता है, ऐसा नहीं रहता है वज्र। यहाँ बना दूं क्या? मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसे 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 वज्र रहता है ना, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे। तो ये बीच वाले को, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं? अब इधर 12 पसली है, इधर 12 पसली, इसी में जुड़े रहेंगे, ठीक है। ऊपरी भुजा, ये जो ऊपरी भुजा है, इस भुजा के हड्डी को बोलते हैं हुमेरस। क्या बोलते हैं? हुमेरस। लोअर आर्म, ये जो निचली भुजा, यहाँ 2 हड्डी है, तो एक का नाम है रेडियस और एक का नाम क्या है? अल्ना। रेडियस और क्या जी? अल्ना। याद रख लेना है, रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है पूछा गया है। तो रेडियस और अल्ना हाथ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? और हाथ की हड्डी में कहाँ जी? निचली भुजा में। यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी पाई जाती है, एक रेडियस और एक क्या? अल्ना। उसके बाद जानना है थाई बोन। थाई बोन को हिंदी में बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं? जांग। या इसी को बोलते हैं उरु, उर्विका। ये उरु उर्विका का कब प्रयोग होता है?
तो जो गणेश का स्थापना करोगे या विसर्जन करोगे तो पंडित बोलते हैं अपने दोनों कानों को छूइए, दोनों भुजाओं को छूइए, दोनों उरु को छूइए। तो उरु मतलब क्या होता है? जांघ। क्या होता है? जांघ। तो उरु या उर्विका में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? थाई बोन। ये जो थाई बोन है, ठीक है, यहाँ जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये जांघ में पाई जाती है ना, ये मानव शरीर की सबसे क्या है? बड़ी हड्डी है, और छोटी कान में स्टेपिस। आगे ये जो घुटना, नी, तो घुटना की हड्डी को बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? पटेला। ये वीडियो में नहीं, ये माड़ी है ना, माड़ी जी, यहाँ पर घुटना ऐसे कटोरी नुमा हड्डी पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है। आगे लोअर लेग में, निचली पैर में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में दो हड्डी, एक तो पाई जाती है टिबिया और एक क्या? फेबुला। पूछा गया प्रश्न है टिबिया और फेबुला कहाँ की हड्डी है? तो पैर की हड्डी है। टिबिया और फेबुला कहाँ की हड्डी है? ये दोनों, तो ये दोनों कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है, ये याद रखना है, टिब्यूला और क्या? फेबुला। ये जो गले में जो हड्डी पाई जाती है उसका शेप पूछा गया है, यू शेप की होती है। किस आकार की होती है? गले में जो हड्डी होती है जिसे थायॉइड या हायोइड बोन कहते हैं, उसका आकार कैसे होता है? यू आकार का। यू आकार का, वो भी शेप गला, टी शर्ट भी शेप पहनते हो ना, उसी थोड़ा गोल गला वाला टी शर्ट यार। आगे देखो, आगे आगे बिगेस्ट फेशियल बोन, चेहरे में जो 14 हड्डी पाई जाती है, ये चेहरे में कितना जी? 14। उस 14 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो मेडियल बोन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मेडियल बोन। ये सबसे बड़ा, ये जो दाढ़ी होता है ना, ये जो दाढ़ी, ये दी हड्डी है रे, मेडियल बोन, ये हड्डी है चेहरे के। फेशियल बोन 14 है, उमा के ये हड्डी के नाम का है मेडियल। तो फेशियल बोन 14, उसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? मेडियल बोन। आगे देख लेते हैं, सबसे पतली हड्डी क्या है? फेबुला। और फेबुला कहाँ की हड्डी है? पैर। टिबिया और फेबुला पैर की, और रेडियस वाला हाथ की। आगे बढ़ते हैं, हलचल करने वाली हड्डी 206 हड्डी होती है, उसमें 2 ही हड्डी हलचल करती है। एक तो ये मैंडिबल बोन चेहरे में, ये दे वाला, तभी तो ऐसे मुँह ऐसे ऐसे मटकात रहता है। ये हड्डी क्या होती है? हलचल करती है। हाँ, दुकान मस्त बना था यार, एक नंबर के। कैसे कैसे करे यार? एक होकर ना, हाँ होकर एकदम मर का, ऐसे ऐसे ये हिलते रहता है ना, ये हिलेगा, खाओगे तो ऊपर भी हिलेगा। और ये जो पटेला, जो ये घुटने में पाई जाती है, इस हड्डी को भी हम हिला डुला सकते हैं, बाकी किसी भी हड्डी में हलचल नहीं होता है। तो हलचल मूवेबल बोन पूछा जाए तो 2 हड्डी, एक तो मैंडिबल बोन, ये चेहरे में पाई जाती है, जबड़ा, और दूसरा क्या? पटेला, घुटने में पाई जाती है। आगे ग्रिडल, मेखला, शरीर की, देखो शरीर की हड्डी को मुख्य अक्ष से जोड़ने का काम करती है, इसको क्या कहते हैं? ग्रिडल, मेखला कहते हैं। तो अब ये हाथ के हड्डी ला मुख्य अक्ष से जोड़े के काम करी, अब एक था पैर के हड्डी ला। तो देखो इधर हाथ के हड्डी और पैर के हड्डी, लेग। तो हाथ के हड्डी ला जो मुख्य अक्ष से जोड़े के काम करी, यहाँ पर ओला बोला जाता है अंश मेखला। क्या बोला जाता है? अंश मेखला। अंग्रेजी में बोला जाता है पेक्टोरियल ग्रिडल। क्या बोला जाता है? पेक्टोरियल ग्रिडल। अब पैर के हड्डी है, ओला मुख्य अक्ष से जोड़े के काम करी, ओला बोला जाए श्रेणी मेखला। क्या जी? श्रेणी मेखला, पेल्विक ग्रिडल। तो देखो हाथ की हड्डी जो मुख्य अक्ष से जोड़ने का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला। अब पैर के हड्डी ला मुख्य अक्ष से जोड़े के काम करी वाला का बोलबो? श्रोणी मेखला। आगे यहाँ पर ये जो उतक के बारे में और क्या क्या प्रश्न है, तो लिगामेंट और टेंडन के बारे में आया है। लिगामेंट और किसके बारे में? टेंडन के बारे में। तो लिगामेंट या टेंडन, ये दोनों के दोनों क्या है? उतक है। क्या है? उतक है। हड्डी एक संयोजी उतक है जो कई अंगों को जोड़ के रखता है। अब ये लिगामेंट के बारे में क्या जानना है? वे उतक जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और हड्डी को क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। एक भाषा में क्या बोलते हैं? अस्थि।
जब भी हम खत्म होंगे तो हमारे कार्ड में लिखा है अस्थि प्रवाह के लिए गंगा गए हैं गंगा। अस्थि मतलब क्या जी? हड्डी। तो अस्थि प्रवाह करने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हड्डी को लेके। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट का। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट का। ठीक है, ऐसे आप ऐसे लिख लिख के देखोगे, देखो ऐसे, ये जो बोन को बोन से जोड़ने का, बोन को बोन से बोन को जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट का है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, या पूछेगा अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम लिगामेंट का। तो टेंडेन का काम क्या होता है? वे ऊतक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। हड्डी को किससे जोड़ेगा? मांसपेशी से जोड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? टेंडेन। उसको क्या बोलते हैं? टेंडेन। तो इस प्रकार से ये जो स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र नामक चैप्टर है वो भी क्या होता है? समाप्त होता है। कल और दूसरा देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़े हैं ग्रंथि के बारे में और दूसरा किसके बारे में? कंकाल के बारे में। ठीक है, सामान्यतः एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। 2 चैप्टर इसलिए पढ़े हैं ताकि समय से पहले हम कोर्स अब पूरा कर ले। ठीक है, और कोर्स अब पूरा हो जाएगा तो बार बार क्या करने का मौका हमारे पास रहेगा? रिवीजन करने का। ठीक है, यह वीडियो आप एक बार क्लास में पढ़ो। ठीक है, इस वीडियो को ऐप में भी डाल देंगे। ऐप में हमारे केवल पुलिस के तैयारी करने वाले 540 विद्यार्थी हैं। तो ये जो ऐप में क्लास प्लस का गूगल प्ले स्टोर में चंद्रहासिनी एकेडमी डाउनलोड करोगे तो ऐप आएगा। तो ऐप में हम लोग डेली वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि अच्छे क्वालिटी का कैमरा नहीं था। अब ये जो कैमरा हमने ले लिया है ये 2 दिन में पूरी तरीक़ा से फिट हो जाएगा। तो ऑनलाइन जो साथी हम पर भरोसा किए हैं 540 विद्यार्थी, उनके लिए अब प्रॉपर वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वे भी नज़दीक आ रहे थे तो उनको भी चिंता हो रहा था कि क्लास कंटिन्यू होना चाहिए, हम भी लाइव जुड़ के देख सकें। तो उनके लिए भी अब कैमरा, अच्छा क्वालिटी का कैमरा आ गया है। ठीक है, तो ये 2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा पूरी तरीक़ा से। तो जो साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, जो हम पर भरोसा किए हैं, उनको अब प्रॉपर क्लास मिलने लगेगा। ठीक है, ऑफलाइन के लिए अभी का क्लास इतना है। जय श्री राम।